हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का K2 एकेडमी पर। लेकर आ गए हैं टॉप 20 MCQ जो कि साइंस का है और एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। और आज का जो क्लास है वो पार्ट नंबर 21 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए देखिए, सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लैटिनम का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में जो है वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस जैसे नियोन भरी जाती है, नियोन भरी जाती है। तो बतलाइए, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है। तो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल या 5 जूल। देखिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है, और एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो फार्मूला था वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश। अगर आप लोग नोट्स खरीदे होंगे तो नोट्स में आप लोगों को ये फार्मूला दिया होगा और इस तरह से इसको हाईलाइट किया होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर हो जाएगा VQ और V का मान हो जाएगा 6 वोल्ट। V का मान हो जाएगा 6 वोल्ट यहाँ पे दिया है और Q आवेश यहाँ पे 1 कूलाम यहाँ पे देखिए, तो 6 वोल्ट गुना 1 कूलाम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 गुना 1 करेंगे तो 6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए। और नोट्स में क्लियर एकदम ऐसा बनाया गया है नोट्स को कि आप उसको अगर खुद से भी नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका मतलब चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएगा। और यह ऑफ़र है, बहुत कम दिनों के लिए ऑफ़र है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र यानी कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या फिर आभासी और उल्टा। क्या होता है यहाँ पर बतलाइए। यहाँ पे क्या होता है, सामान्य नेत्र के लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जो नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। बतलाइए यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो हम पिछले क्लास में बतलाए थे कि अगर समांतर क्रम में है, अगर समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना तक रहेगा डॉट 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 करके 1/Rn। 10 है तो 10 होगा, 20 है 20 होगा, जितना तक रहेगा इसी तरह से कतार में जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और इसी तरह से 10 बार लिखा जाएगा और उसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 10 ही आएगा। और 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार इसको लिखेंगे तो 10/10 आएगा। 1/R इक्यू बराबर आ जाएगा 10/10। आप लोग इसी फार्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं तो इसका 1 आ जाएगा। और इसका नोट्स में भी दिया हुआ है, नोट्स में मतलब एकदम क्लियर दिया हुआ है और हाईलाइट भी किया है कि ये क्वेश्चन 2010 में आया, 2023 में आया है, एक क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। इस तरह से उसको मैं मेंशन किया हुआ है, तो नोट्स बहुत ही ईजी बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग सबसे पहले किस में होता है इसको देखते हैं। तो विद्युत हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है, विद्युत बल्ब में भी होता है और विद्युत पंखा में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, और इतना मैं 100% बतला रहा हूँ कि यहाँ से 100% जो भी हम MCQ करा रहे हैं इस क्लास से 100% क्वेश्चन आने वाला है। बस आप लोग डेली क्लास कीजिए, और नोट से भी 100%। पिछला बार 95% उसी नोट से 2022 और 2023 2 साल उसी नोट से आया हुआ है, और 2024 में फिर से आने वाला है। तो आप लोग खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? श्लेष्म, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। जठर रस अम्लीयता किसके कारण होती है? तो यह आमाशय में होता है, और आमाशय में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु और अनंत होता है दूर बिंदु। यहाँ से 25 सेंटीमीटर और इसके बीच के दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। इसको बोलते हैं दृष्टि परिसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए दिया हुआ है दृष्टि परिसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक कहलाते हैं अंडाणु, पित्तपिंड, वृषण या फिर शुक्राणु। यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और दोनों कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन। एक है कि नर युग्मक कहलाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आ सकते हैं कि नर जननांग क्या कहलाते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाएगा, और दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन है। अगर युग्मक बोला है तो शुक्राणु हो जाएगा। अगर मादा युग्मक तो यहाँ पे अंडाणु हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपको जननांग बोल देता कि नर जनन अंग कौन है, यानी कि जननांग कौन है, तो वृषण हो जाता, और मादा जननांग जो होता है वो अंडाणु ही होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतला दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है तो आप लोग एक बार बतला दीजिए। एक बार। और चैनल पर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली कंटिन्यू क्लास हो रहा है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोन एवं कार्टिसोल, थायरोक्सिन या फिर वृद्धि हार्मोन। किस हार्मोन की कमी से होता है नाटापन यहाँ पे? तो इसका जो हार्मोन होता है वो वृद्धि हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए कि पौधा प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। पौधा प्रकाश संश्लेषण से किसे बनाते हैं? प्रोटीन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ग्लूकोज भी बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसके बाद देखिए, और ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है वो उत्सर्जन के रूप में होता है। पौधे का उत्सर्जन भाग होता है वो होता है ऑक्सीजन होता है। जैसे हम लोगों का मनुष्य का जो उत्सर्जित होता है वो CO2 होता है, उसी तरह से पादप में O2 होता है उत्सर्जित, जिसको हम लोग श्वास के दौरान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, यह धातु के किस गुणधर्म का द्योतक है? अधातु वर्ध्यता, तन्यता, कठोरता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है तो इस गुणधर्म को कहते हैं अधातु वर्ध्यता। ऑप्शन नंबर ए, अधातु वर्ध्यता कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः वह दर्पण है। केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल या फिर या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पे देखिए पहली बात कि यहाँ पे बोला है प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है,
सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि समतल में बनता है, लेकिन केवल समतल में नहीं बनता है, समतल के साथ साथ उत्तल में भी बनता है। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए केवल उत्तल दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल में बनता है लेकिन इसके साथ साथ समतल में भी बनता है। और ऑप्शन सी यहाँ पे है केवल अवतल, यह गलत हो जाएगा। केवल अवतल में नहीं बल्कि उत्तल में भी बनता है, समतल में भी। तो या तो समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, देखिए वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है जब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है सिर्फ उसकी उपस्थिति से, तो उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां हरी और ताज़ी रहती हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक अम्ल। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो शीर्ष में वृद्धि करती है, जो शीर्ष होता है उसमें वृद्धि करती है। साइटोकाइनिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, साइटोकाइनिन, जो कि हरी पत्तियों ताज़ा रखती है। जिब्रेलिन जो दिया है वो तने में वृद्धि करती है, जिब्रेलिन। और ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सिसिक अम्ल या वृद्धि रोधक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। और यह कोशिका में भी विभाजित होता है साइटोकाइनिन के कारण ही कोशिका में भी विभेदित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, या फिर पाचन तंत्र में, या इनमें से सभी में होता है? तो मृत जीवी में कोशिका के बाहर होता है पाचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का लेप से अच्छा जो होता है वो टिन का लेप होता है, टिन का लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है अम्लीय, क्षारीय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ऐसे धातु ऑक्साइड है जो कि इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अम्लीय भी होता है और क्षारकीय भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी आता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड में आते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और एक बात और बतला देते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। K2 एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक बनता है और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है नेटल के पौधे के छू जाने पे डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है। लहसुन की पत्ती से, गेंदा के फूल की पत्ती से, डॉग पौधे की पत्ती से, या फिर नीम की पत्ती से। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि नेटल के पौधे में जब नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल।
मेथेनोइक अम्ल। और जब नेटल के डंक जब मारता है तो उसी के आसपास डॉग पौधा के पत्ती होता है, डॉग पौधा होता है, इसके पत्ते रगड़ने से ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। और यह अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आप लोग हेल्प कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, उनका भी हेल्प हो जाएगा। और आप तो यहाँ देख ही रहे हो, अम्लीय ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, पैरा ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए धातुक ऑक्साइड जो बोला है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। और यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड अभी हम बतलाए थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो यही था आज के क्लास का 20 क्वेश्चन। और आप लोगों को एक और बात बतलाते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आपके लिए स्पेशल ये अब सिर्फ 99 रुपीज़ में है। पहले जो ये था 199 रुपीज़ में था, लेकिन आपको 100 रुपया डिस्काउंट कर दिया गया है। अब सिर्फ 99 रुपीज़ में आप NCERT का नोट्स खरीद सकते हैं। और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में ख़रीद कर और आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचा है। यहाँ पे देखिए झारखंड ANM और GNM दोनों के लिए है। और ये जो नोट्स है वो साइंस का है, जो कि ANM में 50% अकेले क्वेश्चन आने वाला है साइंस का, और 60% GNM में सिंगल अकेले क्वेश्चन आने वाला है साइंस का। इसलिए आप लोग साइंस का नोट खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाइए और नोट्स को खरीदिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।